वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टीचिंग विद अनामिका। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो भी सेल साइकिल के ऊपर ही होने वाला है। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले सेल साइकिल के ऊपर एक और लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने सेल साइकिल का बेस क्लियर किया था। उसमें हमने देखा था इंटर फेज़ में क्या क्या चीज़ें होती है, एम फेज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हमने इस सारी फेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ा था। 2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, साइक्लिन और सीडीके के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वाला लेक्चर देखिए, फिर आप आगे वाला ये वाला लेक्चर देखिए। आज का जो लेक्चर होने वाला है उस पे हम देखेंगे कि सेल साइकिल रेगुलेट कैसे होता है। ठीक है, साइक्लिन हर फेज़ में बनता कैसे है, हर फेज़ में डिग्रेड कैसे होता है। तो ये सारी प्रोसेस पूरा सेल साइकिल हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आज लेक्चर में कवर नहीं होता है तो इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टुडे लेक्चर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम शुरू करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है। तो साइक्लिन के बारे में आपको मैंने पहले भी बता दिया। इसकी क्या होती है, हर फेज़ में सिंथेसिस होती है, हर फेज़ में इसकी क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है। डिग्रेडेशन करवाएगा कौन साइक्लिन की, तो डिग्रेडेशन इज़ डन बाय यूबिक्यूटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस। यूबिक्यूटिन एक एंजाइम है, यूबिक्यूटिन E3 लाइगेज हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रोटीन के ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लगाए जाते हैं विद द अमाइनो एसिड लाइसिन के ऊपर टैग लगाए जाते हैं और उसको किस में भेजा जाता है, डिग्रेडेशन बॉक्स में भेजा जाता है। तो यही लिखा है यहाँ पे, यूबिक्यूटिन लाइगेज एंजाइम ऐड यूबिक्यूटिन टैग टू द प्रोटीन। प्रोटीन में भी किसके ऊपर लगाया जाता है, लाइसिन रेजिड्यू के ऊपर लगाया जाता है। एंड एंटर दिस प्रोटीन इनटू द डिग्रेडेशन बॉक्स, और प्रोटीन को कहाँ भेज दिया जाता है, डिग्रेडेशन बॉक्स में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट हमारा प्रोटियोलाइसिस करने का तरीका। दूसरा आता है हमारे पास एपीसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू, विच इज़ द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एस और एम फेज़ की जो साइक्लिन है उनको डिग्रेड करवाने का काम करता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस एंड एम फेज साइक्लिन डिग्रेडेशन। जो भी एस और एम फेज़ में साइक्लिन बनेगी वो किसके थ्रू डिग्रेड होगी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू डिग्रेड होगी। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी होती है। ठीक है, साइक्लिन को कौन दो प्रोटियोलाइसिस सिस्टम के थ्रू डिग्रेड किया जाता है। एक तो हो गया यूबिक्यूटिन मेडिएटेड, एक हो गया एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। जो कौन कौन सी साइक्लिन को डिग्रेड करेगा, एस और एम फेज की साइक्लिन को डिग्रेड करवाने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे एक मैंने ग्राफ जैसा बनाया हुआ है जिसमें आपको बताया है यहाँ पे या ऊपर वाई एक्सिस पे साइक्लिन का लेवल बताया है और नीचे आपके फेजेस लिखे गए हैं। तो आपको डायग्राम के थ्रू पता लग रहा होगा कि हर फेज़ में कौन सा साइक्लिन का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे G1 फेज़ में आपको किसका एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, साइक्लिन डी का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। G1 S फेज़ में और एस फेज़ में साइक्लिन ई और साइक्लिन ए का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। फिर आता है G2M, इसमें हमें साइक्लिन बी। तो यही हर फेज़ का अपना अपना साइक्लिन होता है। ठीक है, यही इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। इसके बाद आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साइक्लिन इनहिबिटरी काइनेज। साइक्लिन इनहिबिटरी काइनेज क्या करता है, साइक्लिन इनहिबिटरी नाम से ही इंडिकेट कर रहा है क्या होता है, यहाँ पे इनहिबिट होती है कुछ चीज़ें। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल याद रखना होता है जो है हमारा WEE1 काइनेज। WEE1 काइनेज क्या है, यही हमारा इनहिबिटरी काइनेज है। क्या काम करता है ये करता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है कहाँ पे, 14th और 15th पोजीशन पे प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू के ऊपर। कहाँ, कौन से सब यूनिट के ऊपर ऐड करेगा, CDK, दैट इज़ CDK की सब यूनिट के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम करेगा WEE1 काइनेज। जिसका काम क्या है एक्चुअली, यूजली इनिबिट सेल टू इनिशिएट द माइटोसिस, ताकि प्रीमेच्योर एंट्री ना हो जाए सेल की किस पे, माइटोसिस में या एम फेज में। इसीलिए यहाँ पे म्यूटेशन केस आपसे पूछे जाते हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए अगर WEE1 काइनेज की तो क्या होगा। अगर ये अपना काम करना भूल जाए तो सेल क्या करेंगे, प्री मेच्योर एंटर कर जाते हैं किसमें, माइटोसिस में। और जिसके रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल सेल साइज हमारे क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। ठीक है, जो कि एबनॉर्मेलिटी है। तो होता ये है
अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, सेल विल एंटर प्रीमेच्योर इनटू द माइटोसिस रिजल्ट इन द स्मॉल सेल साइज, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद आता है गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, मतलब अपने काम करने से ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, तो क्या होता है। तो WEE1 जीन काउज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द G2 फेज। आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ क्या बोलने की कोशिश करी गई है। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें क्या बताया है। नॉर्मल टाइप, वाइल्ड टाइप है हमारे पास। यहाँ पे वाइल्ड टाइप में क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास नॉर्मल सेल है, G2 फेज हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमारी डॉटर सेल बन रहे हैं। बट अगर म्यूटेंट टाइप को आप देखोगे, जहाँ पे WEE1 जो है वो म्यूटेट है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो G2 में टाइम स्पेंड किया सेल ने, वो बहुत कम टाइम स्पेंड किया, और जो एम फेज़ में सेल बनेंगे, ये डॉटर सेल बनेंगे, बहुत स्मॉल साइज़ बनेंगे। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पे लिखी थी कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो प्री मेच्योर एंट्री हो जाती है सेल्स की, किसमें, एम फेज़ में। और अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे बोला गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो सेल कहाँ एंटर करेंगे, सेल क्या करेगा, G2 फेज में ही फंसा रहेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज द लेंथ ऑफ G2 फेज हो जाएगी। G2 फेज बहुत बड़ा हो जाएगा। जहाँ यहाँ पे देखो, अगर WEE1 एक्स्ट्रा काम करेगा, या म्यूटेंट है यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे G2 फेज की जो लेंथ देख रहे हो आप, कितनी बड़ी है। ठीक है, तो एम फेज में कभी सेल पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों टाइप कैसे, दोनों जो होंगी वो एबनॉर्मेलिटी का केस है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज। अब ये कौन से काइनेज है, साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज, ये वाले जो काइनेज होते हैं ये काम करते हैं हमारे ये भी हमारा WEE1 काइनेज के साथ ही काम करते हैं, जिनका एग्जांपल आता है साइक्लिन H और CDK7। ये क्या करते हैं, ये 161 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप को लगाने का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे CDK सब यूनिट पे 14th और 15th पोजीशन पे लगेगा ना फॉस्फेट ग्रुप, उसी के साथ साथ ये साइक्लिन H और CDK7 इसी CDK सब यूनिट के ऊपर 161 पोजीशन पे क्या लगाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों WEE1 और साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज दोनों साथ में काम करते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें पेपर में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है CDK एक्टिवेटरी फॉस्फेटेज। अब यहाँ पे आता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को हटाना। तो यहाँ इसका एग्जांपल होता है CDC25A फॉस्फेटेज। CDC25A फॉस्फेटेज क्या करेगा, जो ये WEE1 काइनेज ने फॉस्फेट लगाया था, उसी को हटाने का काम करेगा। ठीक है, इनहिबिटरी फॉस्फेट इज रिमूव बाय CDC25 फॉस्फेट, सॉरी CDC25 फॉस्फेटेज। ठीक है, और WEE1 एंड CDC25 फॉस्फेटेज प्ले एंटागोनिस्टिक रोल। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट रोल। ऑब्वियसली बात है अपोजिट ही होंगे, क्योंकि एक काइनेज है तो दूसरा फॉस्फेटेज है। ठीक है, जैसे ही WEE1 की एक्टिविटी डिक्रीज होती है, इट रिजल्ट इन द इंक्रीज द CDC25 एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए इसको एंटागोनिस्टिक रोल बोला गया दोनों का। अब मैं आपको इस पूरी चीज़ को, ये जो पूरा हमने पढ़ा, इसको मैं आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताती हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे आपको लिखा, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे कौन सा साइक्लिन प्रेजेंट है, साइक्लिन B प्रेजेंट है। ठीक है, साइक्लिन B प्रेजेंट हो कहाँ, कौन से फेज़ में होता है, और CDK1 कौन से फेज़ में होता है, ये आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा M फेज़ होता है वहाँ पे साइक्लिन B मिलता है और CDK1 मिलता है। ठीक है, ये आपको जब वही तभी समझ आएगा जब आपने पहले वाला लेक्चर देखा होगा। ठीक है, तो साइक्लिन B और CDK1 किसके साइक्लिन है, वो है MCDK, दैट इज़ M फेज़ के साइक्लिन है। अभी ये किस फॉर्म में है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। इसको एक्टिवेट करवाने के लिए ये पूरा प्रोसेस करवाया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो इनएक्टिवेटेड है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास WEE1 काइनेज। ये क्या करेगा, आपको पहले भी बता दिया, ये क्या करेगा, 14th और 15th पोजीशन पे फॉस्फेट को लगाने का काम करेगा। ठीक है, और CDK एक्टिवेटिंग काइनेज इसके साथ ही काम करेगा, जो है साइक्लिन H और CDK7, जो 161 पोजीशन पे फॉस्फेट को लगाने का काम करेंगे। ठीक है, ये लगाएगा फॉस्फेट, ये लगाएगा 14th और 15th पे फॉस्फेट ग्रुप, और क्या बना देगा, एक इनहिबिटरी फॉस्फेट्स लगा देगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास CDC25 फॉस्फेटेज।
जो WEE1 ने लगाए हैं ना फॉस्फेट, उनको हटाने का काम करता है CDC20 फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, जो ये वाले जो फॉस्फेट थे यहाँ से रिमूव करेगा और बचेगा कौन सा फॉस्फेट, हमारे पास 161 वाला फॉस्फेट बचेगा, जिसकी वजह से एम फेज़ की जो साइक्लिन है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में थी, यहाँ पे कैसी फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पे साइक्लिन बी और CDK1 एक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो यही पूरा साइकिल हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम सेल रेगुलेशन में पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे साइक्लिन बन रही है, डिग्रेड हो रही है। तो वहाँ पे आपको यही डायग्राम ऐड करना होता है। इसके साथ साथ आपको एक और इनहिबिटरी प्रोटीन के बारे में बताया था, वो है किप, और एक होती है सिप। किप और सिप का क्या काम है, किप इंडिकेट करता है काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन और सिप इंडिकेट करता है साइक्लिन इनहिबिटरी प्रोटीन। अच्छा, किप में आती हैं हमारे पास एग्जांपल P15, P16, P19 और यहाँ पे होगा P18। ठीक है, ये सभी किसको इनहिबिट करेगी, CDK की एक्टिविटी को, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी। फिर आते हैं सिप के ऊपर, नाम से इंडिकेट कर रहा है साइक्लिन इनहिबिटरी है, तो ये किसको इनहिबिट करेगी, साइक्लिन्स को इनहिबिट करेगी। तो आपको पता होना चाहिए P21 किसको इनहिबिट करता है, साइक्लिन A को, और P27 किसको इनहिबिट करता है, साइक्लिन E को। ठीक है, ये सारी बातें आपको अगर क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, चेक पॉइंट ऐसे हर फेज़ का अपना एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सेल साइकिल की सारी चीज़ों को एक बार चेक किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीवन फेज़ का जीवन चेक पॉइंट है, जिसमें न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी देखी जाती है, ग्रोथ फैक्टर्स देखे जाते हैं, DNA डैमेज देखा जाता है। ठीक है, अगर ये इनमें से कोई चीज़ की कमी रह रही है तो सेल साइकिल को उसी टाइम बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यहीं पे सेल साइकिल रुक जाएगा, यहीं पे आगे फिर बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हो गया जीवन चेक पॉइंट। फिर आता है एस फेज़ में, एस फेज़ का चेक पॉइंट मिलेगा आपको, जो क्या देखता है, DNA डैमेज को देखता है, मिसमैच को देखता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा होता है, DNA रेप्लिकेशन हो रही होती है। फिर आता है G2M चेक पॉइंट विच इज़ अ मेजर चेक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एरर चेक किए जाते हैं, क्या किया जाता है, एरर चेक किया जाता है। मान लो यहाँ से कोई चीज़ एरर चला गया आगे, तो यहाँ पकड़ा जाता है वो। फिर आता है एम फेज़ में चेक पॉइंट, एम फेज़ का एक ही चेक पॉइंट है विच इज़ अ स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ठीक है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्पिंडल असेंबली एज अ नेम इंडिकेट दैट, इसमें होता क्या है, इसमें स्पिंडल की ही असेंबली को चेक किया जाता है। जो हमारे स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को पकड़ के बैठे होते हैं, उन्हीं को चेक किया जाता है। ठीक है, ये है हमारे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं। फिर आता है आगे प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल कैसे मतलब सेल साइकिल और में साइक्लिन कैसे बनता है वो देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मान लो ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपको पता होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर के ऊपर हमेशा क्या बाइंड करता है, लाइगेंड आके बाइंड करता है। तो इन केस ऑफ सेल साइकिल में हमारे कौन से लाइगेंड बाइंड करेगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड करेंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करवाएंगे। ये सारी कैसी सिग्नलिंग है, डाउनस्ट्रीम, मतलब फिर साइटोसोल है अंदर वाली साइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारा रिसेप्टर बाइंड करेगा लाइगेंड के साथ, साइटोसोल वाली साइड में क्या होगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी। अच्छा, जब ये यूनिट नंबर 4 में हम वो पढ़ते हैं, सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे इनको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। बट अभी आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं RTK। जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर टी के इज़ अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो ये कौन सा रिसेप्टर है, RTK रिसेप्टर है। ठीक है, RTK रिसेप्टर में टायरोसिन पे हमारी फॉस्फोराइलेशन करी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है, यहाँ पे होती है ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से हमारा GRB2 एक्टिवेट होता है या फॉस्फोराइलेट होता है। अच्छा, ये फॉस्फोराइलेट होता है तो ये आगे सिग्नल रिले करता है किसको, SOS को, विच इज़ अ सन ऑफ 7s। इसको हम जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इस पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने ऐसे याद रखना है ताकि कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से बन रही है।
ठीक है। तो SOS के पास होती है एक गैफ एक्टिविटी, GEF एक्टिविटी। अब ये कैसी एक्टिविटी होती है? GEF का पूरा नाम होता है ग्यूनाइन एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, ग्यूनाइन एक्सचेंज करेगा मतलब GDP को GTP में कन्वर्ट करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो रैस नॉर्मली GDP फॉर्म में होगा जब हमारे पास एपिडर्मल फैक्टर नहीं होगा। जैसे ही एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे बाइंड करेगा रिसेप्टर के ऊपर, ये यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, ग्रैब टू एक्टिवेट, GRB टू एक्टिवेट होगा, SOS में गैफ एक्टिविटी एक्टिवेट होगी और GDP कन्वर्ट होगा GTP में। ठीक है, उसके बाद हमारे डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चलेगा। इसमें हमारा एंड में बनता है MEK। MEK क्या करता है? इट विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस। व्हाट इज़ दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जिसमें न्यूक्लियस में जाएगा और DNA में क्या करवाएगा? यहाँ पे होगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेंगे। अब कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेंगे यहाँ पे बनते हैं 3। एक होता है फॉस, जुन, JUN और मिक। वट आर दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो क्या करेंगे, इनका मेन काम क्या है? इनका काम है साइक्लिन डी को बनाना। अब आपको अगर पीछे वाले लेक्चर से याद रहा होगा कि साइक्लिन डी कौन से फेज़ में बनता है, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ साइक्लिन डी जो होता है वो G1 फेज़ का साइक्लिन है। ठीक है, तो यही दो चीज़ें जो होगी वो साइक्लिन डी को बनाने का काम करेगी। ठीक है, अगर अभी हमारे पास क्या बन गया? अभी हमारे पास G1 फेज़ का साइक्लिन बन गया। क्या बन गया? G1 फेज़ का साइक्लिन बन गया। तो G1 फेज़ का जो साइक्लिन डी है ये किसके साथ बाइंड करेगा? CDC 6 और 4। क्यों? क्योंकि ये भी किसके CDK हैं? ये भी G1 फेज़ का CDK हैं, जो नॉर्मली वहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या करेगी? आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आगे पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। क्या करते हैं ये? साइक्लिन और CDK जब आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं या आपस में दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं,